नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत करते हैं मॉनसून की खबर से। केरल में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। राज्य के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल आनंद कुमार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने पहले ही 1 जून को केरल में मॉनसून आने की भविष्यवाणी की थी। जून से सितंबर तक चलने वाले इस मॉनसून की वजह से देश में 75% बारिश होती है। जून से सितंबर तक चलने वाला ये मॉनसून सबसे पहले केरल में दस्तक देता है और उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों की ओर रुख करता है। और अम्फन तूफान की तबाही के बाद अब एक और तूफान ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग तूफान को लेकर अलर्ट किया है। इस तूफान का असर भी दिखना शुरू हो गया है। गुजरात के भावनगर में तेज बारिश हुई है। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हो गई हैं। अरब सागर में महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के पास समुद्री तूफान की स्थिति बन रही है। आईएमडी ने बताया है कि 3 जून की शाम के आसपास इस तूफान के महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तट से टकराने की उम्मीद है। और आज से श्रमिक ट्रेनों के साथ साथ 200 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे के मुताबिक करीब 1,45,000 यात्री इन ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला दिल्ली से पटना जाने वाली ऐसी ही एक ट्रेन में सवार हुए और यात्रियों से बात की। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त नई दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में हैं और आज से यानी 1 जून से रेलवे ने अपनी जो ट्रेन यात्रा है, जो अपने ऑपरेशंस हैं वो शुरू कर दिए हैं। इससे पहले श्रमिक ट्रेन चली हैं और कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चली हैं, लेकिन आज से शुरुआत में 200 ट्रेनें आज चल रही हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं और हम भी ट्रेन के अंदर हैं। श्रमिक ट्रेनों के चलने के बावजूद इस ट्रेन में भी ऐसे तमाम प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें श्रमिक ट्रेनों में जगह नहीं मिली, जो उधार लेकर पैसा वो उन्होंने टिकट बुक की है और अपने गांव बिहार, पटना और खगड़िया ऐसे ज़िलों में जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में काम करने आए थे और मजदूरी करते थे, लेकिन सब कुछ बंद हो गया, खाने के पैसे नहीं थे, श्रमिक ट्रेनों में जगह नहीं मिली और फिर वो बड़ी मुश्किल से टिकट बुक करा करके इस ट्रेन में चढ़ पाए हैं। आपका नाम क्या है? आर्यन कुमार। आर्यन, ये बताइए कि दिल्ली से कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहा हूँ। बिहार में कहाँ पे? खगड़िया जिला। क्या करते थे यहाँ पे आर्यन? यहाँ पर बेलदारी कर रहे थे। मजदूरी करते थे? हाँ। मतलब बेलदारी मतलब घरों में काम करते थे, मजदूरी, सीमेंट और का काम। अच्छा, तो अब क्यों जा रहे हैं दिल्ली आप? यहाँ पर रोजी मतलब पेट नहीं भर रहा है, कुछ काम ही नहीं चल रहा है यहाँ पर, पेट भर नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कुछ पैसे बचे हैं आपके पास? नहीं बचे, कुछ भी पैसे नहीं है? नहीं, घर से मंगाए। तो ये टिकट का पैसा कैसे मंगाया, किससे उधार लिया आपने? पड़ोसी से लिए, मेरे मम्मी, और घर जा रहा हूँ। पड़ोसी से आपकी मम्मी ने दी लिया है पैसा? अच्छा, कितना पैसा लिया है आपने? कितने का टिकट पड़ा आपको? 8100 का। 8100 का? कितने लोग जा रहे हैं? 3 बंदे। 3 लोगों के 81 लोग। तो आर्यन के पिता भी हैं यहाँ पर, उनका एक भाई है और वो 8100 की 8,100 रुपए की इनकी टिकट पड़ी है, जो इनकी माँ ने उधार लिया है पड़ोसी से। और ये बताइए, जो 8100 रुपये लिया है आपने उधार, वो कैसे चुकाएंगे? काम तो है नहीं। कैसे किसी तरीका वहाँ देंगे, कमा के कम, जब काम चलेगा तो वहीं बिहार में देंगे, यहाँ कहाँ से देंगे? यहाँ तो कम बंद है। सोचिए, इन ट्रेनों में भी वो मजदूर जा रहे हैं जिन्होंने उधार लेकर के पैसा दिया है, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर खाने तक की नौबत नहीं, उनको नहीं पता कि जो उधार उन्होंने लिया है इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए, वो कैसे चुकाएंगे। अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ पूरी दिल्ली को खोलने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमा बंद करने का भी आदेश दे दिया। इस खुली और बंद दिल्ली पर शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गाजियाबाद में घुसने के लिए गाड़ियों की भीड़ लगी है, लेकिन पुलिस बॉर्डर सील होने के चलते केवल जरूरी सेवा और इसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को ही जाने दे रही है। सोमवार तक गाजियाबाद से लोग आसानी से दिल्ली में आ रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में घुसने के लिए भी वही स्थिति होगी जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में घुसने के लिए हो रही है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर सील करने के बाद दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे हैं कि वो बताएं कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के निवासियों का ही इलाज होना चाहिए या बाहर वालों का भी, या कोरोना काल तक सिर्फ दिल्ली निवासियों का। ये सब ध्यान में रखते हुए सुझाव दें कि दिल्ली के बॉर्डर
बाहर वालों के लिए खोलने चाहिए या नहीं। कुछ लोगों का सुझाव है कि जब तक कोरोना है तब तक के लिए कम से कम दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सारे सुझाव हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। आप हमें इस बारे में सुझाव भेजें। शुक्रवार को 5 बजे तक आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। जाहिर है यूपी और हरियाणा के बॉर्डर बंद करने के बाद अब दिल्ली अपने बॉर्डर सील करेगी तो लोगों को परेशानी होगी। दिल्ली सील करती है तो हाँ प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि जैसे मतलब ठीक है, मतलब जो है पुलिस वाले वो जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, हाँ। तब तो वो जाने दे रही है, बट हाँ जो बंदे अप डाउन करते हैं डेली बेसिस पे उनके लिए हाँ ये प्रॉब्लम है। सर उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ना, हाँ। क्योंकि जो बाहर के प्रवासी हैं उन्हें लाने ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अभी हम ज़्यादातर मार्केट आपका दिल्ली का होता है? हाँ सर, उत्तराखंड से दिल्ली का ज़्यादा है सर। वैसे एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बॉर्डर सील किए तो दूसरी तरफ दिल्ली खोलने का ऐलान भी कर दिया। अब दिल्ली में बार्बर शॉप और सलून खुलेंगे लेकिन स्पा नहीं। सभी बाजार की सारी दुकानें खुल सकती हैं, ऑड इवन की जरूरत नहीं। रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन होम डिलीवरी और टेक अवे सुविधा के साथ ही, बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर और इंडस्ट्री एक साथ पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। कार, टू व्हीलर और ऑटो में यात्री क्षमता के हिसाब से बैठ सकते हैं। असल में बात यह हुई कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लगता है कि कोरोना काल के दौरान उसने मोदी सरकार के साथ मिलकर काम किया और कोई टकराव की स्थिति पैदा नहीं होने दी। उसके बावजूद भी हरियाणा और यूपी की बीजेपी सरकारें दिल्ली के साथ लगते अपने बॉर्डर सील करके और ये कह के कि उनके यहाँ संक्रमण दिल्ली की वजह से फैल रहा है, दिल्ली को बदनाम करने में लगी है। इसलिए हरियाणा और यूपी के बाद अब दिल्ली ने भी अपने बॉर्डर सील करने के आदेश दे दिए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वालों के लिए दिल्ली खुल गई है और बाहर वालों के लिए दिल्ली बंद हो गई है। दिल्ली यूपी बॉर्डर से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में ऑक्सीजन बेड, एम्बुलेंस और हेल्थ स्टाफ की कमी की वजह से मुंबईकर अब अपनी जान बचाने के लिए खुद नए उपाय ढूंढ रहे हैं। कोरोना वायरस से मौत की एक बड़ी वजह वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाना भी है और ऐसे में हाउसिंग सोसाइटी के साथ साथ कई ऐसे एनजीओज हैं जो कि खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं। मुंबई की इस बड़ी सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग के कोरोना मरीजों को बचाने का जिम्मा खुद उठाया है। मुंबई सेंट्रल की ऑर्किड एनक्लेव सोसाइटी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने शुरू कर दिए हैं ताकि एम्बुलेंस और अस्पताल में बेड मिलने के इंतजार तक जरूरतमंद मरीजों की हालत को स्थिर रखा जा सके। इतना ही नहीं, सोसाइटी की खुली और बड़ी जगह जैसे कि गार्डन, लाउंज में बेड लगाकर अस्पताल जैसी कुछ जरूरी सुविधा रखने पर भी विचार चल रहा है। तो हमारी मैनेजिंग कमेटी ने और हम लोगों ने एक ऑक्सीजन सिलेंडर कंप्लीट नेजल कैन्यूला पल्स ऑक्सीमीटर के साथ लाके अपनी सोसाइटी ऑफिस में रेडी रखा है और हमने हमारे रेजिडेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप सिर्फ हेल्प डेस्क पे कॉल करेंगे और जब तक आप हॉस्पिटल बेड ये सब फैसिलिटीज़ रेडी करते हैं, ढूंढते हैं, आपको बेड मिलता है, कौन से हॉस्पिटल में कब मिलता है, तब तक के लिए हम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं और पेशेंट को इमरजेंसी में ऑक्सीजन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। स्टाफ ट्रेंड है बट ये खाली डॉक्टर्स की सुपरविजन में होगा क्योंकि हमारी बिल्डिंग काफ़ी बड़ी जैसे आप देख सकते हैं और इसमें खुद ही ऑलरेडी रेजिडेंट 10-15 डॉक्टर्स हैं जिनके नाम हम लोगों ने ले लिए हैं, तो इन इमरजेंसी विल कॉल देम। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने भी मिलकर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक शुरू किया है। फिलहाल 120 सिलेंडर्स हैं, 200 किए जाने की कोशिश है और 24 घंटे इनका कॉल सेंटर भी खुला रहेगा। सैफी एम्बुलेंस भिंडी बाजार, जायंट्स ग्रुप ऑफ भाईकल्ला और NESH ये एनजीओज मिलकर 24/7 ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाई कर रहे हैं एट नो प्रॉफिट नो लॉस फ्रॉम सैफी एम्बुलेंस सेंटर एट भिंडी बाजार। इसमें आपको आना है वहाँ पर पेशेंट का नाम लेके और उसकी प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट की डॉक्टर की कि भाई कितना ऑक्सीजन देना है उसे। ये प्रिस्क्रिप्शन लेके आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको सिलेंडर मिल जाएगा। आपको भरने 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज़ डिपॉजिट रिफंडेबल ऑन रिटर्न ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की व्यवस्था के साथ साथ डॉक्टर मुस्तनसीर अब्बासी इस क्लिप के जरिए आसान भाषा में सिलेंडर इस्तेमाल करने का तरीका भी मुंबईकरों को समझा रहे हैं। ये ट्यूब 2 तरह के आते हैं, एक नाक वाला आता है, एक मास्क वाला आता है। मास्क वाला मास्क लगा के पीछे लगा देंगे पट्टा तो आ जाएगा। इसको लगाने का तरीका
गले में ऐसा डाल दीजिए लाइक हार, फिर इसको लेके आइए और कान पे रखिए। इसको कान पर रखकर ये आएगा, ये नाक में घुस जाएगा, ये नाक में लग गया, ये कान पे आ गया और यहाँ पर ये पिन है, इसको ऊपर खींचेंगे आप तो लॉक हो जाएगा। ये सिक्योर हो गया, अभी हलेगा नहीं। एक बार ये लग गया, फिर आप इसको ऑन करिए, चेक करिए 150-1500 है, चेक कर लिया आपने, पानी में बुलबुल आएंगे, मतलब चालू होगा ऑक्सीजन। और फिर यहाँ पर ये मीटर देखना है अपने को, इसमें एक बॉल है, तो लाल या काला बॉल जो हवा में उड़ता है ऑक्सीजन की वजह से। ये 1, 2, 3 पे आएगा, जितना बताया गया है। अगर 2 लिखा गया मतलब 2 लीटर पर घंटे देना है, वो 2 पे जाएगा। एक बार 2 पे आ गया, सेट हो गया, फिर हो गया अपना काम परफेक्ट। कोरोना सीधे लंग्स पर वार करता है, इसलिए बुजुर्गों और पहले से बीमारों को संक्रमण के बाद ऑक्सीजन की दरकार पड़ती है। WHO ने हाल ही में कहा था कि गंभीर संक्रमण वाले करीब 15% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मुंबई में इसकी कमी के कारण कईयों की मौत की रिपोर्ट है। ऐसे में सरकार और अस्पतालों पर पूरी तरह से निर्भर न होकर अब आम लोग ही खुद जिंदगी बचाने के मुश्किल उपायों को आसान तरीके के साथ अपनाने की कोशिश में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।